नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग लाइव नहीं आ गए हैं वो आ जाइए एक बार। जिन बच्चों के पास मैसेज जा चुका है वो क्लास में आ जाए। मैं भी एक बार खोल के देख लेता हूं कि सब ओके चल रहा हो। लीजिए एक बार गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दें जो बच्चे लाइव आ चुके हैं, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है, आप लोग सरलीकरण पढ़ रहे हैं। हाँ जी, चंद्रकांत जी गुड मॉर्निंग, शैलेंद्र जी गुड मॉर्निंग, कविता जी गुड मॉर्निंग, राहुल रॉय जी गुड मॉर्निंग, कैलाश जी गुड मॉर्निंग। चलिए, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि E2 एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पर स्वतंत्रता दिवस के एसएससी जीडी कोर्स के ऑफ़र्स चालू हो चुके हैं। तो कृपया एक बार वहाँ खोल के देखें कि आपके काम का कोई मैटर है तो वहाँ इनरोल हो जाइए। सवाल आपके सामने है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एक बार वापस बता दूं मैं आपको, जो एसएससी जीडी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की आगे तैयारी करने वाले हैं, जो स्टूडेंट या तो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या आगे जाके एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए 1 ईयर वैलिडिटी का कोर्स, और जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स, और जिसमें थ्योरी पहले, बेसिक और थ्योरी पहले, उसके बाद चैप्टर टेस्ट। देखिए कितने पार्ट में सिलेबस है। सबसे पहले बेसिक होगा, ठीक है, उसके बाद चैप्टर टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में मॉक टेस्ट होंगे। तो अगर आप इतने बड़े सेगमेंट से निकलोगे ना, तो 20,000 से ज़्यादा प्रश्न आप सॉल्व कर चुके होंगे। जब ये कोर्स पूरा करोगे आप, तो 20,000 से ज़्यादा प्रश्नों को आप हल कर चुके होंगे। और ये 20,000 से ज़्यादा प्रश्नों को जब आप हल कर चुके होंगे, और वहाँ आपके 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का जो ऑफ़र है आपके पास, वो ये है कि अभी ये पूरे ऑल सब्जेक्ट का कोर्स आपको 251 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कुछ अन्य सब्जेक्ट के कोर्स लिए थे, इसको भी समझ लो बात को ध्यान से। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अन्य सब्जेक्ट के कोर्स लिए थे, जैसे मान लो किसी ने रीजनिंग का कोर्स लिया था 251 में। हमने क्या किया, उनको भी फुल कोर्स में कन्वर्ट कर दिया। हमने फुल कोर्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अब फुल कोर्स का अगर स्वतंत्रता दिवस का जो ऑफ़र है उसके बाद अगर 251 रुपीज़ फीस है, तो हमने चाहा कि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए अब आ जाते हैं सवाल के ऊपर। पहला सवाल क्या है, कुछ टॉफ़ियाँ बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 60 टॉफ़ी मिली। प्रत्येक बच्चे को 60 टॉफ़ी मिल रहे हैं। माना कि बच्चों की संख्या n है और प्रत्येक बच्चे को टॉफ़ी कितनी मिल रही है, 7, ठीक है। तथा 14 शेष बच गई। 14 शेष बच गई, लीजिए 14 शेष बच गई। यदि इस समूह में 2 बच्चे और होते हैं, 2 बच्चे और होते हैं, अभी n बच्चे हैं, ठीक है, तो n+2 बच्चे होते हैं, ठीक है, तो कोई टॉफ़ी शेष नहीं बचती। मतलब यहाँ भी आप प्रत्येक बच्चे को 60 टॉफ़ी देते और कोई टॉफ़ी शेष नहीं बचती आपके पास में, ठीक है। तो ये भी टॉफ़ी की संख्या और ये भी टॉफ़ी की संख्या आपस में बराबर है। आप इसको हल करना चाहोगे तो ये हल नहीं होगा, इधर भी बनेगा 7n+14। तो कहने का मतलब क्या है, अब आपसे पूछा क्या सवाल ने आपसे पूछा कि समूह में कितने बच्चे हैं। तो बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। यहाँ क्या है, आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। जो दी गई जानकारी से एक समीकरण बन रहा था लेकिन उससे उत्तर नहीं आया। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इस सवाल का उत्तर होगा कि पर्याप्त जानकारी नहीं है। ये आपके इस सवाल का क्या है, जवाब है। बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की बात करी जाए कि सर ऐसा कैसे होता है, ऐसा कब होता है, जब भैया आपके पास इस तरह का सवाल होता है जिसमें समीकरण पूरा नहीं बनता है, ऐसे 2 स्टेटमेंट आपको नहीं दिए हुए होते हैं जिनसे कि आप उत्तर को पूर्णतः निकाल सकें, तो आप उसमें ये कार्य करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा जाता है। इस सवाल को ध्यान से समझिएगा, अच्छा सवाल है, बेसिक लेवल का अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या है सवाल, ध्यान से देखिए। सवाल यह है कि 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा जाता है। दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के पलड़े में तथा दूसरे को दूसरे पलड़े में रखा जाता है। समतुल्य भार करने के लिए 9 कैरेट का
एक पलड़े में रखना पड़ता है तो दोनों टुकड़ों के तोल का गुणनफल कितना है। पहले सवाल समझ लीजिए, सवाल क्या है, आपका प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है वो आपको एक बार समझना है। ध्यान से सुनिएगा बात को। प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो 25 कैरेट का जो टुकड़ा है, आप इसे 25 ग्राम मान लो, कोई भी बात फर्क नहीं पड़ेगी, इसे आपको 2 भागों में बांटना है। ठीक है, 2 भागों में बांटने के बाद क्या, अगर आपको ये वाला टुकड़ा छोटा है, मान लो बाहर में कम है, और ये वाला टुकड़ा बराबर है, आपने सोचा कि मैं तराजू में रख के इनको बराबर करना चाह रहा हूँ, तो आपने जब ये टुकड़ा रखा तो बराबर करने के लिए छोटा वाला टुकड़ा है ना, इसके साथ 9 ग्राम का एक टुकड़ा आपको और रखना पड़ा, या 9 कैरेट का एक टुकड़ा आपको और रखना पड़ा। ये कहानी है। इसका मतलब सवाल कहना क्या चाह रहा है, अभी तक मैंने उत्तर की बात नहीं करी, सवाल ये कहना चाह रहा है आपने जिन 2 भागों में इसे तोड़ा है ना, उसमें एक भाग दूसरे से 9 ज़्यादा है। अब आपको 25 को ऐसे 2 भागों में बांटना है, बात को ध्यान से सुनना, 25 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि एक भाग दूसरे से 9 ज़्यादा हो। तो इस 25 में से आप 9 हटा दीजिए। पहले तो 25 में से क्या कीजिए, आप 9 हटा दीजिए, हटा दिया, पीछे कितना बच गया 16, इसको आधा आधा कर दीजिए, लीजिए 8 8। अब इन 3 संख्याओं को ध्यान से देखो, 8 8 16 और 9 25 हुआ कि नहीं हुआ। एक संख्या को 9 ज़्यादा रखना है, समझे आप। 25 को 2 भागों में बांटना है। कॉन्सेप्ट सुनिएगा, ये दाता कॉन्सेप्ट है। क्या ये दाता कॉन्सेप्ट, ये दाता कॉन्सेप्ट क्यों है, कभी फ्यूचर में काम पड़ेगा तब बताऊंगा मैं आपको, कभी मतलब मौका मिलेगा तब बताऊंगा कि दाता कॉन्सेप्ट क्यों है। ठीक है ना, 25 को 2 भागों में बांटना है, एक टुकड़ा 9 ग्राम ज़्यादा होना चाहिए, या एक टुकड़ा 9 कैरेट ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए आपने 9 को पहले से अलग रखा, पीछे आपने रखा 16। इस 16 को आपने आधा आधा बांट दिया। अब जिसको ज़्यादा रखना है उसको ये 9 दे दो, तो कितना हो गया, एक तो 8 हो गया और एक कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है ना, 7 8 56, 6 5 8 5 13, तो 136। 136 क्या हो गया, इसका गुणनफल हो गया। किसी ने उत्तर दिया क्या? अरविंद जी गुड मॉर्निंग। जयपाल जी ने पिछले सवाल का उत्तर दिया शायद, वेरी गुड। कालूराम जी गुड मॉर्निंग, परवीन जी गुड मॉर्निंग, राज गुप्ता जी गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत अच्छे, जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ गई उन लोगों के लिए बड़े काम की चीज़ है ये। अगला सवाल देखिए ध्यान से। अगला एक पैटर्न सवाल है, बहुत ही पुराना सवाल है। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए हो तो पार्टी में कितने कार्यकर्ता थे। तो आपको क्या करना है, ध्यान समझना। ये तो एक फिक्स सवाल है जो आपको याद रखना है, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेस पे होने वाले सवालों में से एक सवाल है। और आपको बताना इसमें 2 तरह के प्रश्न होते हैं। यहाँ पर अगर कोई आदमी दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है तो इस व्यक्ति को भी बिजी होना पड़ता है, इससे हाथ मिलाना पड़ता है। 2 तरह की चीज़ें होती है। एक तो क्या होता है, ये आदमी और ये आदमी क्या है, आपस में हाथ मिला रहे हैं। ठीक है ना, दोनों आदमियों को बिजी होना पड़ेगा। और इस कंडीशन में आप याद रखिएगा टोटल कितने बार हैंडशेक होगा, तो n(n-1/2) इसलिए लिखा क्योंकि 2 लोग हाथ मिलाने में बिजी होंगे। एक बार हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो n(n-1/2) जो है वो क्या है, गुड मॉर्निंग आशीष जी, चंद्रकांत जी गुड मॉर्निंग। तो n(n-1/2) जो है वो क्या है, ये आपके उपस्थित लोगों की हैंडशेक कितने हुए, ये लीजिए हैंडशेक कितने हुए, 66। n तो वो लोग है जो उपस्थित है, n(n-1/2) क्या है, हैंडशेक की संख्या है जो 66 के बराबर है। तो n(n-1) बराबर कितना है, 132। अब ये 2 लगातार संख्याएं हैं, ये क्या भैया, ये 2 लगातार संख्याएं हैं। आपको ऐसी 2 लगातार संख्याएं बतानी है जिनको गुणा करने से कितना आ जाए, जिनको गुणा करने से 132 आ जाए। ऐसी 2 लगातार संख्याएं बतानी है जिनको गुणा करने से कितना आ जाए, 132 आ जाए। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका 11। ठीक है ना, 11 × 12, 11 × 12 कितना हो गया, 132। तो आपका उत्तर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। एक बार वापस सोचिएगा उत्तर को। n(n-1/2) जो है वो 66 के बराबर है अगर, ठीक है ना, तो ये 132 के बराबर होगा। अब n कोई संख्या है, ठीक है ना, सॉरी n तो 12 होगा ना, तभी तो n(n-1) हुआ ना, हाँ तो n 12 हो गया, सॉरी। तो n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया 12। तो ये सोचिए आप, n और n-1 जो है वो कितना है, वो 132 है। तो मतलब 12 × 11 बराबर कितना होगा, 132 होगा। अब कोई बच्चे के दिमाग में ही आ जाए कि सर मुझे कैसे पता चलेगा परीक्षा में, भाई मुझे परीक्षा में कैसे पता चलेगा कि यहाँ n का मान 12 होने वाला है। तो उस बात को भी ध्यान से समझ लीजिए कि n का मान, ए नहीं बी आंसर है, n का मान 12 होने वाला है, आपको कैसे पता चलेगा वो भी समझ लीजिए। यहाँ 132 दे रखा है ना, कितना दे रखा है, 132।
तो आपको दो लगातार संख्याएं जिससे गुणा करने पर 132 आ जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे किसका वर्ग, 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग कितना होता है 121, और 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 144। तो ये 121 और 144 के बीच में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 11 और 12 को गुणा करने से आ जाएंगे, और हमारी उम्मीद भी सही हो गई है, 11 और 12 को गुणा करने से आ गया। बात समझ में आई क्या? ये कहानी थी। जैसे कि 156 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 156, 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, तो ये 144 से बड़ा है। 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169, और ये 169 से छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच में है। तो उम्मीद करते हैं कि 12 और 13 को गुणा करें, और 12 और 13 को आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इस सवाल में काम आता है। ये सवाल बहुत सारी बेसिक लेवल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, आपको भी जीडी लेवल की परीक्षा में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। बात की जाए अगले सवाल की, लीजिए क्या है हमारा अगला सवाल। कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े जा रहे हैं, मतलब जितने व्यक्ति है उतने ही घोड़े हैं, दोनों की संख्या बराबर है। कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े जा रहे हैं, ठीक है। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं, ठीक है। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने होंगे? बात समझ में आई क्या? सवाल ये है, कुल पैरों की संख्या 70 है, ये ध्यान रख लेना। अब आप इस पहले सवाल को थोड़ा इमेजिनेशन कीजिए, पहले सवाल को वापस पढ़ लीजिएगा। कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े जा रहे हैं, मतलब जितने लोग हैं उतने ही घोड़े हैं, जितने लोग हैं उतने ही घोड़े हैं। लेकिन आधे व्यक्ति तो क्या है, घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, और आधे व्यक्ति के घोड़े क्या थके हुए हैं, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर घोड़ों को आराम दिया जाए, तो वो घोड़ों के साथ पैदल पैदल चल रहे हैं। बात समझे क्या कर रहा हूँ? आधे व्यक्ति तो घोड़ों के ऊपर बैठे हैं और आधे व्यक्तियों के घोड़े थके हुए हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न घोड़ों के साथ साथ पैदल पैदल चला जाए, तो आधे पैदल चल रहे हैं, आधे ऊपर बैठे हैं, ठीक है। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या, जमीन के ऊपर, अब जमीन के ऊपर पैरों की संख्या में, बात को ध्यान से सुन लेना। अब यहाँ कहानी को तैयार किया जा रहा है, कहानी क्या है ये ध्यान से देखो। आधे व्यक्ति घोड़ों पर है और आधे व्यक्ति घोड़ों पर नहीं है, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? इसको ऐसे डिफाइन करोगे, ये घोड़ा है, ये जो है ये घोड़ा है, ठीक है ना। इसके 4 पाँव, 1 2 3 और 4, ये घोड़ा है, इसके 4 पाँव है, ठीक है ना। और इस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, क्योंकि मैंने क्या कहा, आधे घोड़ों पर तो बैठे हैं, आधे पर नहीं बैठे। अब इस घोड़े की बात करी जाए, ठीक है, इस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, तो इसके साथ वाले व्यक्ति कहाँ है, वो पैदल चल रहे हैं। तो जमीन पर कितने पाँव दिखेंगे आपको? ध्यान से देखो, 2 पाँव और दिख जाएंगे आपको, ये 2 पाँव। अब दूसरे वाले घोड़े की बात कर रहा हूँ, इस घोड़े के क्या 1 2 3 4 पाँव दिख रहे हैं, लेकिन इसके वाले आदमी इसके ऊपर ही बैठे हैं, तो इसके ज़मीन पर पाँव नहीं दिख रहे हैं। अगर आपने ये 2 जोड़े लिए, मैं व्यवहारिक तरीके से बात कर रहा हूँ, आगे मैं बहुत सारी चीज़ें समझा सकता हूँ इसमें। अगर आपने 2 जोड़े लिए, 2 जोड़े मतलब समझे आपने, 2 आदमी और 2 घोड़े। अगर आपने 2 आदमी और 2 घोड़े लिए तो आपको कुल कितने पाँव दिखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात समझे आप? मतलब यहाँ कितने कितने लोग, मतलब आपको 10 पाँव कब दिखे? आपको 10 पाँव तब दिखे जब 2 आदमी थे और 2 घोड़े थे। बस ये कहानी है, इतना सही कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था। जब 2 ही आदमी होते हैं, अपने को कुल क्या बताने, घोड़े बताने हैं, तो देख लो। तो जब 2 घोड़े चलते हैं तो हमें ये सोचना है कि 10 पाँव दिखते हैं। 2 घोड़े चलते हैं तो कितने पाँव दिखते हैं? 10 पाँव। आपको कितने पाँव दिखाने हैं? सर हमारे को तो 70 पाँव दिखाने हैं। तो 70 पाँव दिखाने के लिए इसको 7 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 7 से गुणा कर दो, तो 14 घोड़े जब ज़मीन पर चलेंगे तो 70 पाँव दिखेंगे। ये थी कहानी। अभी वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसी कॉन्सेप्ट को मैं एक और 2 बार इस सवाल को और बताऊँगा, ध्यान से सुनना आप इस सवाल को, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ देखना। मैंने कहा हमें ये सोचना है कि एक घोड़ा चल रहा है पैदल, हमें जोड़ा क्यों बना के देखना पड़ रहा है? क्योंकि आधे आधे बांटने पड़ेंगे ना भाई, आधे आधे बांटने पड़ेंगे। तो आधे आधे कैसे बांटोगे? आधे आधे ऐसे बांटोगे, पहले जोड़े के अंदर मान लिया 4 पाँव जमीन पर दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 4। पहले जोड़े के अंदर नहीं, मतलब पहला एक आदमी और एक घोड़ा। एक तो आदमी, आदमी कितना? 1, और घोड़ा कितना? 1। भाई एक आदमी है और एक घोड़ा है। जमीन पर पाँव कितने दिख रहे हैं? 4, क्योंकि आदमी घोड़े के ऊपर बैठा है, आदमी घोड़े के ऊपर बैठा है, इसलिए जमीन पर 4 पाँव दिख रहे हैं। दूसरा देखना पड़ेगा, दूसरे जोड़े में क्या हुआ? एक आदमी है और एक घोड़ा है, जमीन पर पाँव कितने दिख रहे हैं? 6, क्योंकि आदमी पैदल चल रहा है। तो अब कहानी बराबर हो गई भाई। उसने कहा ना आधे ऊपर है, हाँ आधे ऊपर है, और आधे जमीन के, आधे तो घोड़े के ऊपर बैठे हैं, आधे जमीन पर है। ये कहानी इक्वल हो गई। इस कहानी को समझ लो तुम तो बस, कि 2 ही आदमी
2 ही घोड़े और 10 पाँव, तो जब 2 घोड़े हैं तब 10 पाँव है, ठीक है ना, और पाँव आपको 70 करने हैं, तो 10 को 7 से गुणा किया, तो इसको भी आप 7 से गुणा कर दीजिए, तो कितने हो गए, ये हो गए 14। पहली बात ये कॉन्सेप्ट। अब ऑप्शन से कर सकते थे, ऑप्शन से कैसे करते हैं कि भैया 14 घोड़े हैं, तो जमीन के ऊपर कितने के पाँव है, सबके ही पाँव है जमीन पे, 14 चौक 56 पाँव जमीन पर हो गए, ठीक है। इनकी आधी संख्या में जो आदमी है 7, उनके पाँव भी कहाँ होंगे, जमीन पर होंगे, तो 7 दूनी कितना हो गया 14, तो 56 और 14 कितना हो गया, 56 और 14 70, और यहाँ भी कितना दे रखा 70, तो ये ऑप्शन से भी हो गया आपका। बात समझ में आई। एक और चीज़ सोचूं मैं, अगर मैं इसको अलग गणित से सोचूं, आधे आदमी ऊपर चल रहे हैं, आधे आदमी नीचे चल रहे हैं, इसको अगर मैं ऐसे बांट लूँ, मान लूँ कि 4 घोड़ों के ऊपर 1 पाँव है आदमी का, क्यों, आधे तो ऊपर चल रहे हैं आधे नीचे चल रहे हैं, ऐसे सोच लूँ मैं, तो 1 पाँव है, मतलब एक जोड़े में 5 पाँव है, एक जोड़े में 5 पाँव है, तो 70 पाँव होने के लिए 14 जोड़े चाहिए, मतलब 14 आदमी 14 घोड़े हैं। मतलब आप व्यवहारिक तरीके से कैसे भी सोच सकते थे, मैंने गणित बता दी, व्यवहार बता दिया, अब आपको सोचना है कि आपको कैसे इसमें आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो वह धरती से टकराकर 3/4 भाग उछलती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर की उछाल से गिराया गया है तो तीसरे उछाल में कितनी जाएगी। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 32 मीटर है, पहले उछाल में कितनी जाएगी 3/4, दूसरे में कितनी जाएगी फिर 3/4, और तीसरे में कितनी जाएगी फिर 3/4। 4 चौक 16, 16 दूना 32, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या 4 चौक 16, 16 चौक 64, 32 दूना 64, बत्ता में 2 लिखा हुआ है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27/2, 27/2 13.5, 13.5 आपका सवाल का जवाब आ गया, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक सी बात है कि भैया आपकी 32 थी, 32 से कितनी गिरी, नीचे गिर के कितनी, 3/4। आप चाहते तो 3 भाग में इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे, कैसे, अगर ये कटता है तो, और आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, कैसे, 4 आटा 32, 8 तिया 24, पहली बार में कितनी उछलेगी, वापस 24 उछलेगी। भाई अगर 32 से आपने गिराया तो एनर्जी कम होगी, अगली बार में 24 ही उछलेगी, फिर 24 का 3/4 निकाल लो, 24 का 3/4 कितना हो गया, 24 का 3/4 कितना हो गया, देखो 4 छंग 24, 6 तिया 18, फिर 18 का 3/4 निकाल लो, 18 का 3/4 निकाल लो, कितना 2, 9, 27, 27/2 कितना हो गया 13.5 हो गया, वापस कितनी उछलेगी 13.5 उछलेगी। बात समझे, कहानी क्लियर। ये आप 3 पार्ट में कर लो, आप चाहो तो 32 × 3/4 × 3/4 × 3/4 एक पार्ट में कर लो तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। बड़ा ही अच्छा सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। देखिए आगे बहुत सारी चीज़ें कराने वाला हूँ, मैंने कहा मैं जो भी चीज़ कराऊंगा विस्तार से कराऊंगा, विस्तार से मतलब परीक्षा में आए विभिन्न सवालों को करते हुए, ताकि आप अच्छे से हल कर पाओ। गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जाती है, ठीक है, परंतु उस दिन 150 बच्चे अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 मिठाई एक्स्ट्रा मिली, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली। अब बात को ध्यान सुनना, 450 बच्चे होते हैं तो हर बच्चे को n पीस देते हैं मिठाई के, तो मिठाई की संख्या क्या होगी 450 n। अब इस बात को ध्यान से समझ लो भैया, आप बच्चों की संख्या को, बहुत ही सिंपल सी बात है, दिमाग में सेट कर लो, बच्चों की संख्या को, प्रत्येक बच्चे को दी जाने वाली मिठाई, प्रत्येक बच्चे को दी जाने वाली मिठाई से गुणा करोगे, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो क्या आएगा, कुल मिठाई आएगी। क्या आ जाएगी, कुल मिठाई। ये तो सिंपल सी बात है, हाँ सर ये सिंपल सी बात। बच्चों की संख्या को प्रत्येक बच्चे को दी जाने वाली मिठाई से गुणा करोगे, प्रत्येक बच्चे को दी जाने वाली मिठाई से गुणा करोगे तो कुल मिठाई आ जाएगी। माना बच्चों की संख्या कितनी, बच्चों की संख्या तो 450 है, माना कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही है, प्रत्येक बच्चे को मिठाई मिल रही है आपके n पीस। ये कह रहा है 150 बच्चे नहीं आए तो बच्चे कितने हो जाएंगे 300, और प्रत्येक बच्चे को 3 पीस ज़्यादा मिल जाएंगे, यही कह रहा है, तो 3 पीस ज़्यादा मिलेंगे n+3। इन दोनों को बराबर क्यों रखा, अरे मिठाई की संख्या तो वही है ना, मैं कुछ मिठाई लेकर आया आप में बांटने के लिए, अगर बच्चे कम होते तो किसी सबको ज़्यादा मिठाई मिल जाएगी, बच्चे ज़्यादा होंगे तो सबको कम मिठाई मिल जाएगी। मैं मिठाई की संख्या तो चेंज नहीं करी ना, यहाँ पर वही कहानी है। 450 बच्चे होते तो सबको n पीस मिलते, लेकिन बच्चे कम हुए 350 तो सबको n+3 पीस मिले, लेकिन बच्चों की मिठाई की संख्या तो बराबर ही है ना, जितनी मिठाई आई पूरी बढ़ गई, ठीक है, इसको दोनों को बराबर रख दिए, सिंपल सी बात है। ये इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहाँ पर एक राशि अज्ञात होती है। बहुत ही छोटे छोटे ये मतलब समीकरण होते हैं, बेसिक में आपको सिखाए जाते हैं ये, ठीक है ना। जब भी आपको
प्योर बेसिक पढ़ने का मौका मिलेगा तब मैं आपको ऐसे समीकरण बनाने सिखाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। और मैंने यूट्यूब पर कई बार सिखाए भी हैं, पहले कई तरह के सवाल कराए हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं सिखाए। 450n इक्वल टू 300n प्लस 3 3 9 900, ठीक है। ये निकल आएगा 150, तो n का मान कितना आ गया 6, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 9। आंसर 9 क्यों है इसको ध्यान से समझना। कह रहा है प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, ठीक है ना भाई, मिली कितनी प्रत्येक बच्चे को, 3 पीस ज़्यादा मिले ना, n प्लस 3 मिले ना प्रत्येक बच्चे को। 6 तो क्या है, n तो क्या है, n तो वो है कितनी मिलती, लेकिन मिली कितनी पे पूछ रहा है, तो मिली कितनी n प्लस 3 मतलब 6 प्लस 3 9 पीस प्रत्येक बच्चे को मिले। तो इस सवाल में अगर कोई बच्चा कंफ्यूज होता तो यहाँ हो सकता कि अगर कोई 6 उत्तर लिख दे तो गलत है, लेकिन हमारे वालों के पास कंफ्यूज होने का टाइम ही नहीं है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए फिर। क्या हमारा अगला सवाल, एक 80 मीटर ऊंचे खंबे, एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे गिर जाता है। खंबे के ऊपरी सिरे तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। पिछले किसी भाग में मैंने इस तरह का सवाल डिस्कस किया था, बात को ध्यान से सुन लेना। टोटल खंबा कितना है, 80 मीटर का है। एक छलांग में बंदर कितना कूदता हुआ हटा दो, एक छलांग में 5 मीटर कूदता है सर, 5 मीटर को अलग रखो। पहले आप बंदर को 75 मीटर चढ़ाओ, जब बंदर 75 मीटर चढ़ जाए पूरा, तब आगे की बात करना। क्यों, क्योंकि सबसे लास्ट में बंदर वापस नहीं गिरेगा। सबसे लास्ट वाले में, बात को सुनना ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट है वही है, सबसे लास्ट वाले में बंदर नीचे नहीं फिसलेगा। बात समझ में आई क्या। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे लास्ट वाली जो है ना, नीचे नहीं फिसलेगा, इसलिए आपको क्या करना है, सबसे लास्ट वाली दूरी को अलग रखना है। तो अपने पहले 75 पे काम करो। अब मुझे बताओ 1 मिनट का रिजल्ट क्या है। कि सर 1 मिनट का रिजल्ट ये है कि बंदर आ गया +5, और दूसरे मिनट का रिजल्ट क्या है, फिर 1 मिनट और जोड़ दो, तो इसका रिजल्ट है -2। तो कुल मिलाकर 2 मिनट का रिजल्ट क्या है, 2 मिनट का रिजल्ट है +3। मैंने क्या कहा भाई, पहले मिनट में क्या होता है +5 और दूसरे मीटर में क्या होता है -2। तो 2 मिनट का रिजल्ट क्या है, 3 मीटर। 2 मिनट का रिजल्ट क्या है, 3 मीटर। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं कि 2 मिनट का रिजल्ट है 3 मीटर। हमें 3 मीटर नहीं, हमें 75 मीटर पहुंचाना है इसको। तो इस 3 को 75 बनाओ। 3 को 75 बनाने के लिए मुझे इसे 25 से गुणा करना पड़ेगा। 25 या 75, ये पहुंच गया 75 मीटर। तो मुझे इसे भी 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसे 25 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 50 मिनट। इसका मतलब 50 मिनट में बंदर पहुंच जाएगा 75 मिनट, और अगला 1 मिनट जैसे ही और लूँगा तो फिर +5 होगा, और +5 होते पूरा 80 हो गया, वापस फिसलने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना समय लगेगा, 51 मिनट का समय लगेगा। ऐसे ये सवाल आपको व्यवहारिक तरीके से करना था, और आप अगर इस सवाल को व्यवहारिक तरीके से करते हैं तो नो डाउट आपके लिए बहुत ही शानदार चीज़ होगी ये, ठीक है ना। बहुत ही शानदार परफॉर्म करने वाले। लीजिए अगले सवाल की बात करें। रमेश कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला, उसके पास 3600 रुपये थे। यदि वह यात्रा में 4 दिन और बढ़ा दे तो उसे अपने खर्च में 30 रुपये प्रतिदिन कम करना होगा, ठीक है। वह कितने दिन में की यात्रा पर निकला है। 2 चीज़ है, एक तो क्या होता है यहाँ पर द्विघात समीकरण बनता है। क्या बनता है, द्विघात समीकरण। लेकिन हम बात करते हैं अगर SSC GD के, अगर जब द्विघात समीकरण पढ़ने का मौका मिला तभी बता दूंगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं SSC GD की परीक्षा की, तो ऐसे सवाल को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से। और जब भी आप ऑप्शन से सोल्व करते हो तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये जो राशि दे रखी है इससे कटने वाली राशि को काम में लेना है। इससे ये भी कट रहा है, इससे ये भी कट रहा है, इससे ये भी कट रहा है, तो इन तीनों राशियों को काम में लेके उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखना ध्यान से। उसके पास 3600 रुपये, वह अपनी यात्रा की अवधि 4 दिन और बढ़ा दे तो खर्च प्रतिदिन 30 रुपये कम करना पड़ेगा उसे, ठीक है ना। चलिए सर, अगर वो पहले 18 दिन के हिसाब से जाएगा तो फिर बाद में 22 दिन के हिसाब से जाएगा, तो 18 और 22 तो दोनों 36 से कटेंगे नहीं, पॉइंटों में उत्तर चला जाएगा। अगर पहले 15 से गया तो फिर 15, वह कितने दिन की यात्रा पर निकला, अगर 15 के दिन निकला तो 15 और 4 19, दोनों 36 से कटेंगे नहीं। मैं क्या सोचता हूँ पता है, मैं ये सोच रहा हूँ जब मैं 18 दिन मान लूँ उत्तर, तो मैं 36 का भाग दूंगा, तो 4 जोड़ूँ तो फिर 22 दिन मानना पड़ेगा, उसमें भी 3600 में भी 22 का भी भाग देना पड़ेगा। ये कटेगा नहीं, पॉइंटों में जाएगा। यहाँ पॉइंटों में कुछ आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये उत्तर हो ही नहीं सकता। समझे आप, यही एक उत्तर दिख रहा है मुझे। क्यों दिख रहा है, ध्यान से सुनना।
वापस पूरी कहानी बताऊंगा। माना कि वह 20 दिन की यात्रा पे निकला तो उसके रोज़ कितने रुपए खर्च होंगे, पहले तो ये बताओ आप। 0 से 0, 18 दूना 36, 180 रुपये रोज़ खर्च होंगे। ठीक है, अगर वो अपनी यात्रा को 4 दिन बढ़ा दे, 24 दिन कर दे, तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36, ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 5 5 तिया 15, 150 रुपये रोज़ के खर्च करने पड़ेंगे। समझे आप? वापस सुन लो, कहानी को ध्यान से सुन लो। आप भाई साहब 3600 रुपये लेके गए और आपने प्लान किया कितने दिन का, 20 दिन का, तो रोज़ के आपके 180 रुपये खर्च होंगे। ठीक है सर। अगर आपने कहा मैं 4 दिन की यात्रा बढ़ा दूँ, लो 4 दिन की यात्रा बढ़ा दी आपने, तो ये 24 दिन हो गए, तो कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 150 रुपये खर्च हो रहे हैं। इस कंडीशन में कितने रुपए कम हो रहे हैं, 30 रुपये रोज़ कम खर्च करने पड़ रहे हैं। और यहाँ सवाल भी क्या कह रहा है, 30 रुपये प्रतिदिन कम खर्च कर रहा है। इसका मतलब सही उत्तर है 20। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात जो मैंने पहले बोली वो वापस बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। एसएससी जीडी की परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। और वो बात ये है, बात को सुनना ध्यान से, और वो बात ये है कि भैया यहाँ ऊपर 3600 है, अगर मैं सही उत्तर 18 मानूँ भाग जाएगा, लेकिन अगर 4 बढ़ाऊँ तो 22 आ जाएगा। 22 में 3600 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो पॉइंटों में आना चाहिए, ये पॉइंटों में नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये गलत उत्तर है। यहाँ 15 रखूँ बट्टा में, फिर 19 रखूँ, 19 में नहीं जाएगा, गलत है। यहाँ 20 रखूँ या 24 रखूँ, जाएगा, इसका मतलब ये उत्तर सही है। सिंपल सी बात है, समझे आप? लेकिन इसको सॉल्व करके जरूर देखना पड़ेगा फाइनली। तो ये था, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन बेस करेंगे, तो ऑप्शन बेस करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 20 दिन। आई होप बात समझ में आ गई होगी। बात करते हैं आज के हमारे फाइनल सवाल की। ठीक है, सब मित्र अपने सभी मित्रों को एक बार सर्च कर दें अच्छे से, ताकि हम लोग भी उतनी एफर्ट लगा पाएँ। ठीक है ना? चलिए, क्या अगला सवाल। कुछ मित्रों ने मिलकर पिकनिक पर जाने की योजना बनाई, जिसमें 192 रुपये की खाद्य सामग्री पर खर्च करना था, परंतु 4 मित्रों के पिकनिक न आने पर प्रत्येक पर 8 रुपये अधिक खर्च हो रहे हैं। ठीक है भैया, वही 192 देखो किसके पाड़े में आता है। सबसे पहले 14 को सही मानो। ठीक है ना? 14 और 18 दो राशियाँ हैं भाई, 4 नहीं आए ना, तो 14 और 10। अब यहाँ पर तो देखो 14 और 10 तो पॉइंटों में आना चाहिए। बात को सुनना, कितने मित्र पिकनिक पर आए, ये कह रहा है। कुछ मित्रों ने मिलकर पिकनिक पर जाने की योजना बनाई, जिसमें से 192 रुपये खाद्य सामग्री पर खर्च करना था, परंतु 4 मित्रों के पिकनिक पर न आने से शेष में से प्रत्येक को 8 रुपये अधिक खर्च करने पड़े। शेष में से प्रत्येक को 8 रुपये अधिक खर्च करने पड़े। कितने मित्र पिकनिक पर आए? भैया आए मतलब समझे आप, ये 14 आने कितने थे, 18, 4 ज़्यादा आने थे, 16 और 20, 15 और 4 19, 12 और 4 16। अब हमें यहाँ पर ये तो पॉइंटों में दिया हुआ नहीं, बिल्कुल पॉइंटों में नहीं दिया हुआ सर। तो हमें यहाँ पर एक ऐसी राशि ढूंढनी है। बात को सुनना, हमें यहाँ पर ऐसी राशि ढूंढनी है जो 192 से कटती हो, मतलब जो दोनों राशि 192 से कट रही हो। अब ये 192 से ये नहीं कट रही क्योंकि इस 9 के पाड़े में आता नहीं। 16 से कट रही है, ये नहीं कट रही, पॉइंटों में आ रहा है। यहाँ भी पॉइंटों में आ रहा है, यही उत्तर सही है, बस कहानी खत्म। समझ में आया मैंने कैसे उत्तर निकाला? इस बात को समझना ध्यान से। भैया 14 लोग आए, मतलब आने 18 थे। ये अगर उत्तर पॉइंटों में होता ना, तो यहाँ नहीं कटने वाली राशि होती, लेकिन ये उत्तर पॉइंटों में नहीं है, इसलिए दोनों राशियाँ कटने वाली होगी। तो 16 और 12 को चेक कर लेते हैं। ये आपका 192 लिखा हुआ है, अगर 16 दोष जाते तो 16 एकम 16 और 16 दूना 32 रुपये लगते। ये आपका 192 लिखे हैं, अगर 12 लोग गए तो कितने रुपए लगेंगे, 16 रुपये लगेंगे। नहीं, 4 मित्र पिकनिक पर न आने से इसको 8 रुपये अधिक खर्च करने पड़े। एक बार वापस चेक कर लो। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 एकम 16, सॉरी 12 एकम 12, हाँ तो 16 इंटू 12 तो 132 ही होता है ना। तो यहाँ तो हाँ 4 हो गए ना, बिल्कुल। अब देखो जरा ध्यान से, प्रत्येक को 8 रुपये अधिक खर्च करने पड़ते हैं। तो पिकनिक पर कितने लोग गए थे? 192 रुपये खाद्य सामग्री पर खर्च किए। तो इस कंडीशन में 12 और 16 तो 4 का ही अंतर आ रहा है, जबकि ये तो कह रहा है प्रत्येक को 8 रुपये अधिक खर्च करने पड़ते हैं। तो एक बार वापस चेक किया जाए। कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई, 192 रुपये खर्च होने थे, 18 का 18 नहीं कट रहा, परंतु 4 मित्रों के पिकनिक पर न आने के कारण
प्रत्येक को 8 रुपये अधिक खर्च पड़े, कितने मित्र पिकनिक पर आए? देखो अब इस सवाल में दिक्कत क्या बता देता हूँ आपको मैं। 12 से आ रहा है 16, 8 8 एकम 192 बट्टा 12, 12 एकम 12, 12 छंग 72, 192 बट्टा 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 16 8 24। इसका मतलब क्या बताए? इस सवाल में करेक्शन क्या है? कितने मित्र पिकनिक पर आए नहीं, कितने मित्र पिकनिक पर आने थे, कितने मित्र पिकनिक पर आने वाले थे, ये लिखना पड़ेगा, तो ये सवाल सही होगा। ठीक है ना? अब कन्फ्यूजन क्या हुआ, समझे नहीं समझे? सवाल में करेक्शन था, जो पहला सवाल था उसके हिसाब से तो इनमें से कोई उत्तर है ही नहीं। क्यों? देखो ध्यान से, अगर 16 लोग जाते हैं तो 12 रुपये खर्च होते हैं, 12 लोग जाते हैं तो 16 रुपये खर्च होते हैं, तो 4 रुपये खर्चा बढ़ जाता है। हमारा सवाल तो कह रहा है खर्चा 8 रुपये बढ़ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ मौजूदा कोई उत्तर ऐसा नहीं था जो आपका सही उत्तर था। उस कंडीशन में आपने क्या किया, पर्सन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया कि कितने मित्र आने वाले थे। अब आप इस ऑप्शन को वापस कंट्रोल लो, ठीक है ना, कि भाई कितने मित्र आने वाले थे। अब उस कंडीशन में आप ये ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, ये भी चेक करना पड़ेगा। आप जब इस ऑप्शन को चेक करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, जब आप 192 बटा 12 करोगे कि आने वाले ये थे तो 16 रुपये खर्च होने थे। अब कह रहा है 4 मित्र कम आए, तो आने वाले 12 थे, आए 4 कम तो कितने आए, 8 आए, तो ये 8 आए तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, ठीक है ना, और 8 चौक 32, तो अब कितने रुपये ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, 8 रुपये ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, सही उत्तर है। बात समझ में आई क्या? ये भी आप कैसे चेक करते हैं, ध्यान से देखो, इसको भी चेक करते हैं आप कि भाई 192 बटा मैंने 16 किया तो 12 रुपये खर्च हो रहे हैं, ठीक है ना। 192 बटा अगर मैं 192 बटा मैं 12 करता हूँ तो 16 रुपये खर्च हो रहे हैं। इस कंडीशन में कितने रुपये ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, 4 रुपये ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। अब बात को ध्यान से सुन लो, कितने मित्र पिकनिक पर आने वाले थे, ठीक है, आपको ये बताना है। यहाँ 8 रुपये ज़्यादा खर्च वाला कौन है, ये है। यही अगर 4 रुपये ज़्यादा खर्च वाला लिखा होता तो ये उत्तर सही होता। इस तरह का सवाल दो तरीके से बन सकता था। अगर यहाँ लिखा होता 8 रुपये ज़्यादा खर्च, जैसा कि लिखा है, तो ये उत्तर है। अगर यहाँ लिखा होता 4 रुपये ज़्यादा खर्च, तो ये उत्तर होता। तो आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। इंटरेस्टिंग सा सवाल था, थोड़ा सा इसमें करेक्शन था कि कितने मित्र आए नहीं, कितने मित्र आने वाले थे, ठीक है ना। कह रहे ना भाई 4 मित्रों के नहीं आने से 8 रुपये अधिक खर्च करना पड़ा। इसका मतलब कितने मित्र आने वाले थे, तो कितने मित्र आने वाले थे, 12 मित्र आने वाले थे। तो ये था हमारा आज का सेशन। छोटी सी बात जो आप सब लोगों को पता है, ठीक है ना। E2 अकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन जो है, मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर 15 अगस्त का शानदार ऑफर आपको मिल रहा है, जिसमें सभी सब्जेक्ट की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज होगी, ठीक है। और जिसकी रिकॉर्डेड लाइव क्लास जो है वो 16 तारीख से शुरू हो जाएगी, ऑल सब्जेक्ट्स की। 16 तारीख से ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और आपको डिस्काउंट के साथ वो कितने में मिल रहा है, 251 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। तो मान लो किसी की रीजनिंग कमज़ोर है, किसी की मैथ्स कमज़ोर है, किसी की हिंदी कमज़ोर है, किसी की जीके कमज़ोर है, या किसी की इंग्लिश कमज़ोर है, सब सब्जेक्ट आप कवर कर लोगे। 5 सब्जेक्ट्स है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।